हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। हमारी जो स्पेशल एमसीक्यू की जो सीरीज़ चल रही है उसमें इससे पहले 9 लेक्चर आ चुके हैं और आप एक बार वहां जाकर उसको ज़रूर देखें। और जो आज है इसका 10वां लेक्चर है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। और ये हमारी जो है ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई इशू है किसी रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप यहाँ पे ज़रूर मेल करें। इंस्टाग्राम आईडी जो है और फेसबुक आईडी जो है, फेसबुक पेज जो है, वहाँ पे मैं रोज़ जो है क्वेश्चन वहाँ पे डालता हूँ और आप वहाँ जाकर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। टेलीग्राम चैनल पे जो हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे डाली जाती है टेलीग्राम पे। तो बिना किसी देरी से हम अपने जो है पहले क्वेश्चन पर जाते हैं, इस 10वें लेक्चर के पहले क्वेश्चन। और ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट 75 रिसेंटली इन न्यूज़। जो प्रोजेक्ट 75 है जो अभी है न्यूज़ में है, तो वो किस से रिलेटेड है देखिए। तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, यूनेस्को इनिशिएटिव ऑन प्रिजर्विंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, यूनेस्को का एक जो है वो इनिशिएटिव है और जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है विश्व धरोहर है उसको जो है उसका संरक्षण करने के लिए एक योजना है। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया जापान एंड यूएसए। ओके, तो जो है सिक्योरिटी एग्रीमेंट है इंडिया जापान और यूएसए के बीच में। तीसरा हमारा क्या स्टेटमेंट है, इट इज़ अ प्रोग्राम बाय द इंडियन नेवी दैट इज इंटेल द बिल्डिंग 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन। ये इंडियन नेवी का सबमरीन बनाने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट है। दूसरा क्या है, डी हमारा क्या ऑप्शन है, एन एग्रीमेंट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक एग्रीमेंट। ओके, तो आप एक बार दोस्तों इसको पॉज कर लीजिए, इसको अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें कौन सा इसमें ऑप्शन सही लगता है आपको। इसमें जो ऑप्शन है मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जो ऑप्शन है हमारा सी हमारा ऑप्शन सही है। ओके, ये एक जो है स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन जो है बनाने का, पनडुब्बी जो है बनाने का एक परियोजना है और ये इंडियन नेवी की परियोजना है। ओके, और इसको जो है 2007 में इसको लाया गया था इस योजना को। और इस योजना के तहत जो है इंडिजीनियसली मतलब स्वदेशी जो है, स्वदेशी जो पनडुब्बी है, जो सबमरीन है, उसका निर्माण करने की योजना है। और जो है 30 साल की ये योजना है इंडियन नेवी की। और इंडियन नेवी के साथ जो है जो नवाल फ्रांस की जो है एक नेवल ग्रुप जो है फ्रांस का, उसके साथ मिलकर जो है इंडियन नेवी इसका जो है इस परियोजना को चला रही है। और इसका जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम जो है वो मैजागोन टोक लिमिटेड जो डिफेंस पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो गवर्नमेंट का एक यूनिट है। ओके, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। और इसको जो सपोर्ट किया जाता है दोस्तों, इस कार्यक्रम को सपोर्ट करने का काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। उसके अलग अलग स्टेज में उसको सपोर्ट करता है। ओके, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। ओके, तो इसके तहत दोस्तों जो है 6 जो है पनडुब्बियाँ बनाने का कार्यक्रम था। और जो है उसमें से चौथी पनडुब्बी वो कमीशन हुई है 2021 में। इसी वजह से न्यूज़ में है जो आईएनएस वेला जो है, आईएनएस वेला जो है इसको 2021 में कमीशन किया गया है। ओके, और इससे पहले जो है 3 जो है उसको कमीशन कर लिया गया है। इसमें इंडियन नेवी को सौंप दिया गया था और उसको इंडियन नेवी के पास है वो। ओके, उसमें से के आईएनएस कलवेरी, ओके, जिसको 2017 में कमीशन कर लिया गया था इंडियन नेवी के अंदर। दूसरा आईएनएस गंडेरी, जिसको 2019 में कमीशन किया गया था। और एक आईएनएस करंज, जिसको दोस्तों
2021 में मार्च में जिसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में, और INS वेला जो है अभी 2021 में, अभी जो रिसेंटली जिसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में, वो है INS वेला। ओके, और जो दो, ये 4 हो गई, और 2 जो है वो क्या है, INS वगीर, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, लेकिन अभी समुद्री परीक्षण इसका चल रहा है दोस्तों। एक जो है INS वाक्षीर, ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू है INS वाजगीर का। ओके, और ये जो है कलवरी है या फिर खंडेरी है, INS करंज जो है या वेला जो है, इसका ऑलरेडी इसका मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म, इसका जो है उसका निर्माण कार्य ख़त्म हो चुका है और वो कमीशन हो चुकी है इंडियन नेवी में। और जो वागीर है उसका समुद्री परीक्षण चल रहा है, और वाक्सीर जो है उसका अभी जो निर्माण शुरू है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, ये देखिए, INS वेला है जो अभी रिसेंटली जिसको इंडियन नेवी में जिसको कमीशन किया गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट फॉर अमेंडमेंट। निम्न में से नीचे दी गई हुई जो है उसमें से किसके लिए जो स्पेशल मेजोरिटी और हाफ जो राज्य के जो आधे राज्य का जो सहमति की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, किस में सुधार करने के लिए। तो पहला हमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन, सिलेक्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, उसकी व्यवस्था जो है उसका चुनाव, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी व्यवस्था। फिर कोरम इन पार्लियामेंट। ओके, फिर एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, मतलब संघ और राज्य उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी जो पावर है उसको एक्सटेंड, उसको बढ़ाने से संबंधित जो संशोधन है वो। चौथा क्या हमारा ऑप्शन है, एनी ऑफ द लीस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल, अगर 7 शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में अगर किसी भी प्रकार का जो है संशोधन करना है तो उसके लिए जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए दोस्तों, ज़रूर कोशिश करें अटेम्प्ट करने की। इसमें जो है आंसर बनता है हमारा एक जो कोरम जो है पार्लियामेंट की, अगर जो गणपूर्ति जिसको कहा जाता है, जो अगर कोरम जो है पार्लियामेंट के अंदर उसको, उसमें अगर कोई संशोधन करना है उस विषय को लेकर, तो किसी प्रकार के जो है स्पेशल मेजोरिटी या फिर कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट की ज़रूरत नहीं होती। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा अब डिटेल में इसको बताता हूँ। इसका हमारा आंसर जो है वो भी बनता है, क्योंकि इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उसकी मैनर जो उसकी व्यवस्था है पूरी वो, या फिर जो है एग्जीक्यूटिव कार्यकारी पावर जो है जो यूनियन का और राज्य का, उसको बढ़ाने से लेकर, या तो जो 7 शेड्यूल में कोई विषय है उसको लेकर अगर कोई संविधान संशोधन करना होता है तो जो है इसके लिए ये जो है स्पेशल मेजोरिटी और आधे राज्यों की सहमति होना ज़रूरी है। ओके, अब देखिए, जो संविधान के अंदर संशोधन है उसकी व्यवस्था जो है वो हमें 368 में दी हुई है, आर्टिकल 368 में दी हुई है। ओके, उसके तहत जो है 2 प्रकार के हम संविधान के संशोधन कर सकते हैं। एक तो जो है स्पेशल मेजोरिटी के, और एक जो है स्पेशल मेजोरिटी और क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट का जो हमें सहमति होनी चाहिए उसके लिए। ओके, अब देखिए, जो स्पेशल मेजोरिटी से जो संशोधन करना है उसमें क्या होगा दोस्तों, जो पूरी जो मेंबर है हाउस के उसका हाफ, ओके, उसका हाफ चाहिए, 1/2 चाहिए, उसका 50% चाहिए, और जो प्रेजेंट और जो है वोटिंग करने वाले लोग हैं उसका 2/3 चाहिए। ओके, अगर इसमें से हाफ प्रेजेंट हो, हाफ इसमें से चाहिए। ओके, जो टोटल मेंबरशिप है, फॉर एग्जांपल लोकसभा ले लीजिए आपको, तो कितने हैं 543, इसके हाफ होने चाहिए, और जो प्रेजेंट और वोटिंग है उसके 2/3 होने चाहिए। ओके, ये स्पेशल मेजोरिटी होगी। यही स्पेशल मेजोरिटी जो है दूसरे वाले जो है हमारे पर, वही स्पेशल मेजोरिटी यहाँ भी लागू होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो संघीय ढांचों को जो है प्रभावित किया जा रहा है इसके अंदर, तो इसके लिए हाफ ऑफ स्टेट की जो है कंसर्न की ज़रूरत रहेगी। ओके, अब देखिए, जो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर जो है, और स्पेशल मेजोरिटी विद
जो हाफ ऑफ स्टेट के कंसर्न। अब इसके अलावा जो एक और जो है वो सिंपल मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी से भी संविधान का संशोधन किया जा सकता है, और उसको जो है उस संविधान के संशोधन को आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी राज्य को आपको आर्टिकल 2 और 3 के हिसाब से अगर देखें, अगर किसी राज्य को जो है ऐड करना है, या तो किसी राज्य का फॉर्मेशन करना है, या उसकी बाउंड्री में कोई चेंज करना है, उसकी जो बाउंड्री है उस राज्य की बाउंड्री जो है उसमें अगर कोई सुधार करना है, या तो फिर आपका सेकंड शेड्यूल जो है जिसमें क्या है कि अलाउंस और जो है इसमें बात की गई है एनरोलमेंट की, जो प्रिविलेज की जो है किसके प्रिविलेज की, जो जज है, प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, ओके, उसकी जो अलाउंस की बात की कि वो ऐसे सेकंड शेड्यूल है, या फिर जो कोरम की मैंने बताया कोरम जो है उसकी बात कर लीजिए आप, या तो फिर जो है सिटीजनशिप भी दोस्तों, सिटीजनशिप भी आप एक बात नोट कर लीजिए। सिटीजनशिप से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपल मेजोरिटीज कर सकती है। उसके लिए उसको स्पेशल मेजोरिटी या तो फिर स्पेशल जो है आधे राज्यों की सहमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे जो है वो सिंपल मेजोरिटी से संविधान का संशोधन किया जा सकता है, ओके। लेकिन कुछ जो है ऐसे विषय दिए गए हैं जिसके लिए जो है वो स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत रहती है। जैसे कि फंडामेंटल राइट में अगर आपको कोई सुधार करना है, या तो DPSP में अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके, इसमें अगर कोई सुधार करना है तो आपको जो है स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट कंसेंट, ओके, वो मैंने बताया आपको। उसके जो इसमें जो है ये फंडामेंटल राइट और DPSP और कुछ जो है, लेकिन जो इसमें है वो क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, पहला जो है प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन जो है और उसके मैनर जो है उसके अगर कोई चेंज करना है, या आप एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन और स्टेट का उसमें को अगर कोई सुधार करना है, या तो फिर जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर कोई सुधार करना है, या तो लेजिस्लेटिव पावर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेजिस्लेटिव पावर जो है आपका है, विधायी पावर जो है, विधायिका का जो पावर है किसके बीच में, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो विधायिका पावर है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने का अगर मामला है, या तो जो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर उसके अगर कोई सुधार करने का मामला, या तो फिर खुद 368 के अंदर सुधार करना है। 368 का यूज़ कर आपको 368 में ही अगर कोई सुधार करना है तो आपके आधे राज्यों के लिए आधे राज्यों की आपको सहमति चाहिए, ओके। जैसे इसमें एक बात याद रखिए दोस्तों, जैसे जो है 24वां संशोधन करके क्या किया गया था, 24वां संशोधन करके कहा गया था कि 13वां जो आर्टिकल है उसकी कोई असर 368 पर नहीं रहेगी, और 368 की कोई असर जो है वो आर्टिकल 13 पे नहीं रहेगी, ओके। वो थोड़ा अलग, थोड़ा डीप में मामला है, हम कभी बाद में उसको समझेंगे। तो ऐसे जो है 368 में खुद जो संशोधन किया जाता है उसके लिए भी जो है वो इस स्पेशल मेजोरिटी और आधे राज्यों की सहमति की ज़रूरत होती है, ओके। नेक्स्ट हमारा इसमें हमारा जो है कोरम जो है, ये आंसर हमारा इसमें सही बनता है, ओके। ये हमारा बी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योतिर्लिंगा, इसमें से कौन सा जो है ज्योतिर्लिंग नहीं है। जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से कौन सा जो है ज्योतिर्लिंग नहीं है, ओके। इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ और कृष्णेश्वर, ओके, ये जो है उसमें से कौन सा नहीं है बताइए आप। इसमें दोस्तों जो है बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ ये जो है वो ज्योतिर्लिंगा के अंदर नहीं है, ओके। और 12 कौन से वो भी देख लीजिए आप। ये जो है यहाँ पे केदारनाथ दिया हुआ है, यहाँ पे उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पे ओमकारेश्वर दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे कृष्णेश्वर है जो हमारे ऑप्शन में था, यहाँ पे है क्या है भीमा शंकर जो है महाराष्ट्र के अंदर है, मल्लिकार्जुन जो है यहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है मल्लिकार्जुन, ओके। और सोमनाथ जो है यहाँ पे गुजरात के अंदर है, नागेश्वर जो है यहाँ पे गुजरात में है, ओके। फिर एक एक करके हम देख ही लेते हैं इसको। यहाँ पे जो सोमनाथ है वो कहाँ पे, गिर सोमनाथ यहाँ है, यहाँ रहा। फिर जो नागेश्वर है यहाँ रहा। फिर वो भीमा शंकर जो है ये पुणे महाराष्ट्र में यहाँ रहा, ओके। फिर जो है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में यहाँ रहा, ओके। पर कृष्णेश्वर जो औरंगाबाद जो है
यहाँ रहा। फिर वैद्यनाथ जो है वो झारखंड के अंदर यहाँ रहे। ओके। फिर जो महाकालेश्वर जो है उज्जैन के अंदर यहाँ रहा। फिर ओमकारेश्वर जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो है यहाँ रहा। ओके। काशी विश्वनाथ जो है विश्वनाथ वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर है। केदारनाथ जो है उत्तराखंड के अंदर है। ओके। रामेश्वरम जो है वो यहाँ पे है, देखिए तमिलनाडु। मल्लिकार्जुन जो है यहाँ पे है। ओके। ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इसके अंदर बद्रीनाथ नहीं है। ओके। तो हमारा जो है बद्रीनाथ ये हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, वो अमंग द फॉलोइंग वॉन द बुकर प्राइज 2021 फॉर हिज नॉवेल द प्रॉमिस। किसको जो है अपनी जो नॉवेल है, नवल कथा है द प्रॉमिस के लिए 2021 का जो है बुकर प्राइज मिला। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो डेमन गलगट, फिर डगलस स्टुअर्ट, नादिन गोर्डिमर, जेएम कोट्जी। ओके। तो इसमें कौन सा है बताइए आप। देखिए दोस्तों, इसमें जो है आंसर सही है वो है डेमन गलगट। डेमन गलगट के द्वारा जो है ये बुकर प्राइज जो है 2021 का जीता गया। वो साउथ अफ्रीका के तीसरे जो है वो राइटर है जिसको ये बुकर प्राइज मिला है। ओके। इससे पहले 2 कौन थे जिसको मिला है, नादिन जो गोर्डिमर है और जेएम कोट्जी जो है उसको भी इससे पहले मिल चुका है। जैसे नादिम गोर्डिमर को जो है 1974 में मिला था, फिर जेएम कोट्जी को जो है ये 1983 और 1999 में भी इसको मिल चुका है। ओके। और दोस्तों देखिए, जो ये डेमन गलगट की जो ये जो प्रॉमिस दो जो है नॉवल है वो किसके बारे में, वो देखिए वो जो है वहाँ पे जो रेसिज्म है अफ्रीका के अंदर उसके ऊपर है दोस्तों। नस्लवाद जो है अफ्रीका के अंदर उसके ऊपर है ये। और एक जो वाइट फैमिली है यहाँ पे, श्वेत जो परिवार है, वाइट फैमिली, उससे इर्द गिर्द ये कहानी है। ओके। और ये जो है डेमन गलगट की ये टोटल जो है 9वीं ये नवल कथा है दोस्तों। 9वीं ये नवल कथा है जिसको बुकर प्राइज मिला है। और यहाँ पे डगलस स्टुअर्ट भी हमारे ऑप्शन में। डगलस स्टुअर्ट के बारे में देखिए दोस्तों, इसको जो 2020 का जो बुकर प्राइज है स्कॉटलैंड के डगलस स्टुअर्ट जो है वो कहाँ के, स्कॉटलैंड के। ओके। और उसको जो है 2020 के लिए बुकर प्राइज मिला था अपनी जो एक रचना है सुगी बेन ए, उसके द्वारा एक रचना है, उसकी एक किताब है सुगी बेन, उसके लिए उसको 2020 के लिए जो है बुकर प्राइज मिला था। ओके। अब देखिए दोस्तों, बुकर प्राइज के बारे में आप जान लीजिए। बुकर प्राइज क्या है। बुकर प्राइज को जो है ये 1969 में इसको शुरू किया गया था। ओके। और पहले जो है ब्रिटिशर जो होते थे उसको दिया जाता था। फिर जो है आयरिश जो होते थे या फिर जो कॉमनवेल्थ राइटर जो होते थे उसको दिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2014 में जो है जितनी भी इंग्लिश जो कंपोजिशन होती थी, इंग्लिश जो है जो रचनाएं होती थी इंग्लिश के अंदर, उसके लिए इसको शुरू किया गया। लेकिन शुरुआत में जो है 1969 से लेकर 2014 तक इसको जो है वो सिर्फ इन 3 लोगों के लिए जो है, या तो कॉमनवेल्थ राइटर या ब्रिटिशर या आयरिश जो है उसके लिए इसको दिया जाता था। ओके। इसमें हमारा डेमन गलगट जो है हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रुद्रेश्वर टेम्पल। रुद्रेश्वर टेम्पल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, देखिए कौन सी सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, रुद्रेश्वर टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। रुद्रेश्वर टेम्पल जो है वो हमारा तेलंगाना के अंदर लोकेटेड है, वहाँ पे है। फिर मुरुगन स्वामी प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ दिस
टेम्पल। वहाँ पे सबसे प्रमुख जो भगवान है उसमें मुरुगन स्वामी है, वो सबसे ऊपर है। ओके, ड्यूरिंग द रूल ऑफ द काकटिया एम्पायर दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्शन। काकटिया जो एम्पायर था उसके काकटियाई डायनेस्टी के अंदर इस मंदिर को बनाया गया था। ओके, अब देखिए कौन सा सही है आपको लगता है ऑप्शन। हमें यहाँ पे दिया हुआ है ओनली 1, 1 and 2, 1 and 3, नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं। इसमें जो है दोस्तों हमारा जो है दूसरा गलत है, मुरुगन स्वामी नहीं है। यहाँ पे जो है रामलिंगेश्वर स्वामी, वो जो है हमारा यहाँ पे जो है इस टेम्पल के प्रिसाइडिंग डाइटी है, सबसे प्रमुख देवताओं में से एक है। ओके, हाँ ये बात सही है कि जो है तेलंगाना के अंदर है, और जो काकटिया डायनेस्टी थी उसी के जो है टाइम पीरियड में इसको बनाया गया था। तो हमारा जो है दूसरा गलत है, 1 and 3 हमारा सही ऑप्शन बनता है। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ जो आप जान लीजिए, जैसे रुद्रेश्वर टेम्पल को, जिसको जो है रमप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। ओके, रमप्पा टेम्पल क्यों कहा जाता है इसको, कि जो इसको आर्किटेक्चर है, इसको जो बनाने वाला उसका नाम था रमप्पा, इस वजह से इसको रमप्पा कहा जाता है। इसको जो है किसने बनवाया, ये जो है काकटिया डायनेस्टी का जो किंग था 13वीं शताब्दी में। ओके, राजा गणपति देव जो राजा था उसका जो सेनापति था दोस्तों रेचारला रुद्रा जो उसका सेनापति था दोस्तों। ओके, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ओके, और अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो अभी यूनेस्को जो है उसका 44वां जो सेशन हुआ, यूनेस्को का जो 44वां सेशन हुआ अभी, तो उसके अंदर जो कहाँ हुआ ये जान लीजिए पहले। ये फुझू जो चाइना का जो एक प्रोविंस है वहाँ पे ये हुआ, और उसके अंदर जो है इस टेम्पल को रुद्रेश्वर टेम्पल या तो रमप्पा टेम्पल को जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ओके, अब देखिए दोस्तों आप यूनेस्को के बारे में भी जान लीजिए। जैसे यूनेस्को जो है 4 नवंबर 1946 को बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पेरिस फ्रांस के अंदर है। ओके, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ओके, अब एक और बात जान लीजिए दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण जो है ना, और जैसे भारत में मंदिरों का निर्माण और जो जितने भी आर्किटेक्ट जो है जितने भी निर्माण है उसमें जो है उसकी शैलियाँ जो है उसमें से 3 प्रमुख शैलियाँ है। जैसे एक नगारा शैली स्टाइल, ओके, फिर एक है वेसरा स्टाइल, और एक है द्रविड़ा स्टाइल। तो ये जो रमप्पा जो टेम्पल है, रुद्रेश्वर जो टेम्पल है, वो दोस्तों जो है वो द्रविड़ स्टाइल में बनाया हुआ टेम्पल है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे ये हिमालय, यहाँ पे विंध्यास, यहाँ पे कृष्णा और यहाँ पे कन्याकुमारी। ओके, तो जो यहाँ से हिमालय से लेकर जो विंध्यास जो है वहाँ तक जो है नगारा शैली जो है वहाँ पे डेवलप हुई है। फिर जो विंध्यास से लेकर जो कन्याकुमारी जो यहाँ कृष्णा रिवर है दोस्तों, इसके बीच का जो फासला है यहाँ जो है वो वैशारा शैली जो है उसका निर्माण हुआ है। और कृष्णा से लेकर जो कन्याकुमारी वहाँ पे द्रविड़ा शैली से जो है निर्माण किया जाता है। ओके, फिर से एक बार मैं और यहाँ पे स्पष्ट रूप से इसको दिखा देता हूँ, अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है वो ये नगारा शैली, वैशार शैली और द्राविड़ शैली। ओके,
तो जो नगारा शैली जो है वहाँ कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय से लेकर जो है वो विंध्यांश तक जो है नगारा शैली चलती है। ओके, और जो यहाँ पे फिर वैशाल शैली जो है विंध्यांश से लेकर जो कृष्णा रिवर है वहाँ तक वो जो है वैशाला शैली चलती है। फिर द्रविड़ क्या है, द्रविड़ के बारे में मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जो द्रविड़ कृष्णा रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ओके, यहाँ पे कृष्णा रिवर है दोस्तों, तो कृष्णा रिवर जो है वह ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। ओके, और जो है तकरीबन 1400 किलोमीटर ये पूरा इसका डिस्टेंस है। ओके, हाँ, तो इसमें दोस्तों जो मुरुगन स्वामी नहीं है, रामलिंगेश्वर स्वामी जो है, इस वजह से हमारा आंसर जो है वो 1 और 3 बनता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है दोस्तों, इसमें 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, तो इसमें आंसर हमारा बनता है 14 नवंबर। ओके, 14 नवंबर को जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। अब 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? 14 नवंबर को इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि वहाँ इस 14 नवंबर को जो इसको फाउंड जिसने, ये इसकी जो उपचार जिसने निकाला उसका जो है वो जन्मदिन है, जिस फ्रेडरिक बेंटिक और चार्ल बेस्ट, इसके द्वारा दोस्तों 1921 के अंदर मेडिकल की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क काम किया गया, जिसने इंसुलिन को फाउंड किया। ओके, और जो है इंसुलिन जो है ये डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसमें जो है जो पेनक्रियाज जो है वो इसको इंसुलिन को जो है वो नेचुरली रूप से प्रोड्यूस करता है। और इंसुलिन से प्रोड्यूस होने से क्या होता है, जब आपके जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है, मतलब शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है डायबिटीज़ जो है, शरीर के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है, जिससे ब्लाइंडनेस आती है, किडनी फेल्यूर हो जाता है, हार्ट अटैक आता है। तो जो इसको रोकने के लिए, अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड के जो शुगर को रोकने के लिए पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है। ओके, अब पेनक्रियाज का जो इंसुलिन है, अगर पेनक्रियाज इंसुलिन जो है वो रिलीज़ करना बंद कर दे, या तो पेंक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन रिलीज़ किया गया है उसका यूज़ करना, बॉडी उसका सही से यूज़ ना कर पाए, तब जो है शरीर के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ओके, उससे मैंने बताया दोस्तों आपको कि जो उससे ब्लाइंडनेस होती है, किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक होता है। तो जो ब्लड का जो है वो बढ़ जाता है, जब ब्लड के अंदर जो है शुगर बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइकेमिया। ओके, उसको कहते हैं हाइपरग्लाइकेमिया। ओके, तो इन दोनों ने मिलकर दोस्तों जो है ये इंसुलिन को फाउंड किया था, और जो है डायबिटीज़ के जो है ये जो पेशेंट है उसके लिए बहुत राहत की ये सांस थी। ओके, 2021 और 23 के लिए जो इसकी थीम है वो क्या है? एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। ओके, ये इसकी जो है। अब क्या है कि 1991 तक क्या था दोस्तों, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो था, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और जो WTO है जो है WHO जो है उसको इस डे को मनाती थी, लेकिन 2006 में इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को 14 नवंबर मनाया जाएगा, ऐसा 2006 में इसको पहली बार जो है अनाउंस किया गया। ओके, इसमें जो हमारा आंसर बनता है दोस्तों वो क्या है? हमारा आंसर इसमें बनता है 14 नवंबर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है वो किसने बनाई है? ओके, तो इसमें विपिन बिहारी गांगुली, सोहन सिंह भाखना, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन। इसमें जो आंसर दोस्तों बनता है वो सूर्य सेन ने 1930 में जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को बनाया था। ओके, और सूर्य सेन से रिलेटेड एक और भी बात है, जिसे चिटगांव जो है रॉबरी की थी, जो है
सूर्य सेन ने, और उसके साथ कई और भी उसके साथी थे जो इस रॉबरी में शामिल थे। जो आर्मरी थी, जो किसकी, पुलिस ऑफिसर और जो है ऑक्सिलरी जो फोर्सेस थी, सहायक फोर्सेस थी, उसके आर्मरी थी, उसके हथियार एक जगह पे थे, उसके ऊपर रेड जो की थी सूर्य सेन ने की थी। ओके। और जो इसमें इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के जो उसके साथी भी उसके साथ थे। और दोस्तों एक और बात जान लीजिए, जो है जो 18 अप्रैल 1930 को इस रॉबरी को किया गया था, और फिर जो है वहाँ से ये कई सारे जो उसके साथी थे वो पकड़े गए, मारे गए, लेकिन जो है सूर्य सेन वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए। और फिर क्या हुआ कि वो कई साल तक मतलब 4 साल तक जो है वो अलग अलग वेश बदल कर वो छिपते छुपाते अपने जो है इसे बचते रहे ब्रिटिशरों से। लेकिन एक बार क्या हुआ कि दोस्तों जो है वो अपने दोस्त के वहाँ रुके हुए थे, सूर्य सेन। ओके। उसने कई बार तो अपना वेश बदल कर, जैसे वो फार्मर बन गए, कई बार जो पुजारी बन गए, कई बार जो है वो पीछे से एकदम धार्मिक मुस्लिम भी बन गए। ओके। तो वैसे कई सारे वेश लिए उसने जो है इसे बचने के लिए ब्रिटिशरों से। ओके। तो फिर एक बार क्या हुआ कि वो अपने दोस्त के वहाँ रुके थे, तो वहाँ के दोस्त का जो पड़ोसी था उसका नाम था नेत्रा सेन। नेत्रा सेन ने जो है ब्रिटिशरों को जाकर बता दिया कि सूर्या सेन जो है वो यहाँ पे रुके हुए हैं। ओके। एक उसके पीछे की जो जब उसको फांसी पर जब लटकाया गया दोस्तों, तो उसके पीछे की जो है कहानी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो नेत्रा सेन जो है उसने वहाँ पे ब्रिटिशरों को जाकर बताया कि जो है सूर्या सेन है यहाँ पे रुका हुआ है। तो फिर सूर्या सेन को जो है 1933 में दोस्तों, 30 में जब रॉबरी की थी, और 3 साल वैसे ही वो घूमते रहे, और 1933 में जब 1933 में उसने उसको पकड़ा गया। फिर नेत्रा सेन को क्या हुआ, नेत्रा सेन को क्या होना था कि उसको ब्रिटिशरों के द्वारा अवार्ड मिलने वाला था। ओके। इस काम के लिए, तो फिर उसको अवार्ड मिले। इस पहले जो है सूर्य सेन के जो सहायक लोग थे, उसके जो साथी, जो क्रांतिकारी जो नेता थे, सूर्य सेन इतने बड़े क्रांतिकारी उसके लीडर थे, तो उसके जो साथी होंगे वो भी उतने ही क्रांतिकारी होंगे दोस्तों। तो उसने क्या किया कि नेत्रा सेन को जो है उसको पकड़ उसका गला काट दिया। ओके। और जो है फिर ये जो है उसकी वाइफ ने, जो उसकी वाइफ को जब पूछा गया, ये नेत्रा सेन की वाइफ को पूछा गया ब्रिटिशरों के द्वारा इसको किसने मारा, तो सूर्य सेन की वाइफ को पता होने के बावजूद भी उसने नहीं कहा कि उसने कहा कि मुझे पता नहीं किसने इसको मारा है। ओके। तो फिर फाइनली जब 12 जनवरी दोस्तों, 12 आप याद रखिएगा, 12 जनवरी 1934 को जो है वो सूर्या सेन को जो है फांसी पर लटका दिया गया। ओके। अब देखिए इसमें ऑप्शन में जो है एक सोहन सिंह बाखना भी है। सोहन सिंह बाखना जो है आप जानते होंगे सोहन सिंह बाखना के बारे में, जो उसको जाना जाता है दोस्तों, जो है गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी जो जिसने बनाई थी गदर पार्टी, और उसके साथी भी जो फाउंडिंग मेंबर थे। 1913 में जो है गदर पार्टी बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई थी? सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी। 1900 कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में इसको बनाया गया था। ओके। गदर पार्टी को। फिर यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद भी है दोस्तों, इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए आप। चंद्रशेखर आज़ाद जो है, आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। ओके। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो है दोस्तों दो आपको बातें, आपको जो दो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो है घटनाएं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जो है काकोरी कांड जो है, काकोरी रॉबरी हुई थी, कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी रॉबरी हुई थी दोस्तों। उसके अंदर वो थे, उसके अंदर उसके जो सबसे जो इसका पूरा प्लान जिसने बनाया था वो रामप्रसाद बिस्मिल भी इसमें थे। रामप्रसाद बिस्मिल भी इसमें थे। फिर अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान भी इसमें दोस्तों थे। तो फिर काकोरी कांड में क्या हुआ कि जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है लूटने के बाद अलग अलग हो जाना था। जब ट्रेन लूटी जाएगी उसके बाद अलग अलग जो तय की हुई जगह पे वहाँ पे जाना था। लेकिन उसमें क्या हुआ, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जो है वो पकड़े गए और उस दोनों को फांसी दे दी। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद उसमें अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए उसमें। फिर एक और घटना है दोस्तों, जैसे 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, तो जो है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय पंजाब के अंदर। तो फिर जो कर्नल स्कॉट जो है, जेम्स स्कॉट, ओके, कर्नल जेम्स स्कॉट जो है उसने आदेश दिया लाठीचार्ज का।
और फिर उस लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय जो है उसकी डेथ हो गई और उसका बदला लेने के लिए जो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने क्या किया कि उसने प्लान किया कि इसको गोली मारेंगे हम। तो कनस कोर्ट को जो है एक बार प्लान करके कनस कोर्ट को जो है गोली मारने का प्लान किया। तो फिर जो उसी समय जो है गलती से जो है मेजर सॉन्डर को जो है वो गोली लग गई और मेजर सैंडर की डेथ हो गई। ओके, तो और वो मेजर सॉन्डर को जो दोस्तों 17 दिसंबर 1929 को जो है ये सॉन्डर को मार दिया गया। ओके, तो ये दो घटनाएं जो चंद्रशेखर, और भी कई सारी घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं और भी बहुत घटनाएं, लेकिन जो दोस्तों ये जो है काकोरी कांड और सॉन्डर को जो मारा गया थे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉर्ड लिलिंथगो कमेटी इज रिलेटेड टू। लिलिंथगो कमेटी है वो किससे संबंधित है? इसमें हमारा ऑप्शन पहला क्या है दोस्तों देखिए, दिस कमेटी मेड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, मतलब वस्तुओं की कीमतों के से संबंधित उसने जो है रिकमेंडेशन दी थी। ओके, ये लिलिंथगो कमेटी के बारे में ऑप्शन है। एंड इन दिस कमेटी रिकमेंडेशन वेर गिवन ऑन द इश्यू रिलेटेड टू कोऑपरेटिव, जो है कोऑपरेटिव जो है संघ सहकारी जो संस्था है उसके बारे में जो है वो रिकमेंडेशन दी थी, सहकारी संस्था के बारे में। इसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी के बारे में, वस्तुओं की कीमत के बारे में इसने जो है रिकमेंडेशन दी थी। फिर दिस कमेटी टर्म द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेंट इन बारडोली एज अ अनरीजनेबल एंड रिकमेंडेड them to be 6.03 इंस्टीड ऑफ 30%। ओके, इसमें जो है बारडोली के अंदर जो अनरीजनेबल जो है वो जो रेंट को बढ़ा दिया गया था 30% कर दिया गया था, उसको घटाकर फिर क्या किया 6.03% इसको कर दिया गया इस कमेटी के माध्यम से। और हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, दिस कमीशन मेड सजेशन रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर जो लैंड रिफॉर्म हुआ है उससे संबंधित है। तो इस कमेटी में कौन सा जो आपको सही लगता है बताइए दोस्तों। इसमें जो है हमारा आंसर डी से बनता है, लैंड रिफॉर्म के बारे में लॉर्ड लिलिंथगो कमेटी 1938 में आई थी। ओके, अब ये देखिए दिस कमेटी जो पहली जो कमेटी है प्राइस एंड कमोडिटी वाली कमेटी है वो दत्त कमेटी है दोस्तों। कौन सी? दत्त कमेटी, जो 1905 में आई थी। ओके, फिर जो दूसरी यहाँ पे कमेटी हमें दी हुई है वो कौन सी? इन दिस कमेटी रिकमेंडेशन पर गिवन, जो कोऑपरेटिव संस्थाओं जो सहकारी संस्था से संबंधित जो सलाह दी थी जिस कमेटी ने, वो कमेटी थी मैक्लागॉन कमेटी जो है 1915 में जो आई थी, उसके द्वारा जो है ये कोऑपरेटिव, ये दोस्तों कमेटी है ना, ये जान लीजिए आप, कमेटी है ना जो ब्रिटिश काल के दौरान जो इकोनॉमी और फाइनेंस से संबंधित जो कमेटियाँ या कमीशन बिठाएगी उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन को निकाला है। ओके, तो आप इसको याद रखिए, प्राइस और कमोडिटी जो वस्तुओं की जो प्राइस के ऊपर जो रिगार्डिंग जो उससे रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशन दी थी वो दत्त कमेटी थी। ओके, वो 1905 के अंदर आई थी। दत्त कमेटी जो थी वो 1905 के अंदर आई थी। फिर जो है ये दूसरी जो कमेटी है जिसको कोऑपरेटिव संघीय जो ये सहकारी जो समितियाँ थी, सहकारी जो संस्थाएं थी, उसके बारे में जो है मैक्लागन जो कमेटी आई थी 1915 के अंदर। फिर जो है ये जो कमेटी है जिसमें बारडोली जो 1928 में आपको पता होगा सत्याग्रह हुआ था। ओके, वहाँ पे जो कमेटी जो है वो थी मैक्सवेल और ब्लूमफील्ड जो कमेटी थी, इंक्वायरी कमेटी। इसमें जो है उसको 30% को घटाकर 6.03% कर दिया गया था। ओके, ये इससे रिलेटेड। और जो है ये लॉर्ड लिलिंथगो कमेटी 1928 में, ये भी 1928 में ही थी दोस्तों, इसको भी याद रखिए। लेकिन लॉर्ड लिलिंथगो कमेटी जो है वो लैंड रिफॉर्म के बारे में थी। ओके दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे। मैं नए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।